सोचो, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो और आप अपनी ज़िंदगी एक शख्स के नाम कर दें, ऐसे शख्स के नाम जिसको आपने अपना भाई समझा हो, अपना बेटा समझा हो और अपना सब कुछ माना हो, और वही शख्स एक दिन आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। जी हाँ, 44 BCE 44 BCE रोम में यही तो हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। आज हम समझेंगे कि पावर इंसान को कहां से कहां ले जाता है और कहां से कहां ले आता है। अस्सलाम वालेकुम डियर लिटरेचर enthusiasts. I hope you are all thriving today and feeling fantastic this time. This is Mohammed Qureshi welcoming you back to a new video lecture lesson of English literature history, where we are gonna cover Shakespearean tragedy जूलियस सीजर। आज हम बात करेंगे जूलियस सीजर की पावर, बेट्रायल एंड द फॉल ऑफ रोम। और ये जूलियस सीजर ये पूरा रोम की हिस्ट्री पर बनाया गया एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। शेक्सपियर का जूलियस सीजर सिर्फ एक ट्रेजेडी प्ले नहीं है, बल्कि ये पावर का नशा, दोस्ती की कीमत और डेमोक्रेसी वीएस ऑटोक्रेसी, जमहूरियत और 1% गवर्नमेंट की जंग है। और इस ट्रेजेडी प्ले की सेटिंग रोम में ही रखी गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। वीडियो का अभी आपने आगाज ही किया है तो शुरू में ही बता दूं, आगे आप ये ना सोचो कि जूलियस सीजर का जिक्र ही नहीं हो रहा है, ये तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का जिक्र नहीं बल्कि कुछ और ही बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जूलियस सीजर को समझने से पहले आपको तारीख में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। वहां पर आपको असल जूलियस सीजर के मेन पॉइंट्स मिलेंगे। इसकी वजह आपको मिल सकेगी कि शेक्सपियर ने इसको एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के नाम से क्यों लिखा, वो हमें क्या बताना चाहता है। सो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। व्हेन मोहम्मद इज हियर सो व्हाई टू फियर। आपको किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तारीख में पीछे भी मैं ही आपको लेकर जाऊंगा, मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा, कितनी जंगें किसके साथ कैसे, फिर हम मेन अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर आएंगे। फिर मैं जानता हूं कि आपको जूलियस सीजर इस तरह से समझ आ जाएगा कि जब भी आपसे जूलियस सीजर की कहानी पूछी जाएगी, मेन कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे, मेन किरदार आपसे पूछे जाएंगे कि ट्रेजिक हीरो कौन है, इसके अंदर असल में क्या हुआ था और मेजर थीम्स क्या है, आपको ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी जस्ट बाय लिसनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर। सो मैं अब तारीख में कुछ पीछे जा रहा हूं, चलिए मेरे साथ, लेट्स बिगिन। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स और इसकी मेजर थीम्स के बारे में। मेन कैरेक्टर्स सबसे पहले जूलियस सीजर आ जाता है, जो कि हमारी कहानी का हीरो है और ये ट्रेजिक हीरो है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर होता है रोम का, एम्बिशियस होता है और अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल है, अवाम इसे बहुत पसंद करती है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रुटस की। ब्रुटस जो है वो जूलियस सीजर का एक दोस्त है। यहाँ पर मैंने लिखा है क्लोज फ्रेंड ऑफ सीजर, बट क्लोज इस वे में है कि ये नुकसान पहुंचाने वाले दोस्तों में से है। यानी कि आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हर तरह के दोस्त होते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि हमारे करीब होते हैं और हमारे साथ वफादार होते हैं, और कुछ करीब होते हैं लेकिन हमसे हसद करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ब्रुटस उन्हीं दोस्तों में से है सीजर का। उसके बाद लिखा है मैंने आगे ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेड। अब ब्रुटस जो है वो बंदा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लोग इसकी इज्जत भी करते हैं, इसकी बात भी मानते हैं, लेकिन बात यह है कि ब्रुटस जो है वो थोड़ा सा हसास किस्म का बंदा है। ये बिना किसी रिसर्च के, यानी कि मैंने कोई बात की किसी के बारे में, अब ये कान का बड़ा कच्चा आदमी है, ये फौरन से इस बात पर यकीन करेगा बिना कोई रिसर्च करे, बिना किसी डेप्थ में जाए कि ये बात हकीकत भी है या नहीं, ये बंदा उस बात को मान जाता है। तो इसी वजह से ये क्लोज फ्रेंड होने के बाद भी सीजर को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पर कैरेक्टर है हमारा कैसियस। अब कैसियस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट किस्म का बंदा है और ये हसद से भरपूर आदमी है, यानी कि हसद इस पे कूट कूट के भरा हुआ है। ये कॉन्स्पायरेसी लीडर है, ये साजिशें करता है। अब इंटेलिजेंट आदमी या तो किसी का फायदा करता है, दुनिया के लिए फायदेमंद होता है, या फिर नुकसानदेह होता है। तो ये ऐसा बंदा है जो कि दुनिया के लिए, रोम के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। उसके बाद मार्क एंटोनी की बात करें तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मार्क एंटोनी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही वफादार और इस पूरी कहानी में बहुत अच्छा किरदार निभाता है।
मार्क एंटोनी जूलियस सीजर का वो दोस्त थे जो कि सच में उसके साथ वफादारी निभाता है, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पीकर होता है, एलोक्वेंट स्पीकर होता है, यानी कि इसको बात करने का अंदाज आता है, कहां पर कैसे क्या बात करनी है, कौन से अल्फाज मुझे चुनने हैं, यानी अल्फाजों का चुनाव इसका ऐसा होता है कि ये 2 सेकंड में किसी को भी अपना बना सकता है। तो पावरफुल स्पीकर है। उसके बाद आता है ऑक्टेवियस सीजर। अब ऑक्टेवियस जो है वो सीजर का एक वारिस है, लेकिन हकीकी नहीं। अब ये जूलियस सीजर जो है ये अपनी बहन का यानी अपना भतीजा जो है वो अपनी बहन से गोद लेता है और कहता है कि मेरे बाद ये बच्चा रोम की खिदमत करेगा, रोम के खिलाफ जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे जंग करेगा और रोम की हिफाजत करेगा। इसी वजह से ऑक्टेवियस सीजर जो है वो बाद का कैरेक्टर है, इसकी हम बाद में कहानी देखेंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें, ताकि पूरा जूलियस सीजर ट्रेजेडी प्ले आपको बहुत अच्छे से समझ और याद हो जाए। जूलियस सीजर रोम का बहुत ही ताकतवर जनरल था। अब रोम की जो हुकूमत थी उन्होंने इस जनरल को एक गोल नामी जगह पर जंग करने के लिए भेजा हुआ था। उन्हें पता था ये बहुत ही ताकतवर बंदा है, ये जंग में जीत कर ही वापस आएगा। अब गोल नामी जगह आज के हिसाब से इन मॉडर्न डेज अगर हम देखें तो वो फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये 3 जगहें मिलकर गोल नामी जगह बनती है, यानी 44 BCE में, बिफोर कॉमन ईरा। अब ये जो जंग थी ये आखिर किससे थी और क्यों थी, आइए पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने एक नाम मेंशन किया है, पोम्पी द ग्रेट। पोम्पी द ग्रेट जूलियस सीजर का एक बहुत ही खास और अच्छा दोस्त था, लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से देखा जाता है कि आखिर दोस्त कौन और दुश्मन कौन। तो वक्त और हालात ऐसे हुए कि पोम्पी द ग्रेट जूलियस सीजर का एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन बन गया, जिसके सबब बैटल ऑफ वर्साइल्स लड़ी गई इन दोनों दोस्तों के दरमियान। ये बैटल जो हुई है ये बैटल 48 BCE के अंदर हुई है, लेकिन 48 BCE से पहले जो 60 BCE आ रही है, असल में बैटल ऑफ वर्साइल्स लड़ी क्यों गई थी इन दोनों दोस्तों के दरमियान, दुश्मनी कहां से आ गई थी, आइए इस राज पर से भी पर्दा हटाते हैं। देखिए बेटा, पोम्पी जूलियस का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था। क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर आर्मी जनरल था और पोम्पी भी एक बहुत ही ग्रेट जनरल था, जिससे बहुत बड़े बड़े हुक्मरान कांपते थे। लेकिन जूलियस सीजर जो था, इसकी एक खास बात यह थी कि ये अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल था। ताकतवर ज्यादा पोम्पी था, लेकिन अवाम में जो मकबूल बंदा था वो जूलियस सीजर था। तो दोनों का ताल्लुक मिलिट्री आर्मी से है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क ये होता है कि जूलियस सीजर अवाम के खातिर पावर हासिल करता है, जंगें लड़ता है और वहां जीत कर आता है। पोम्पी द ग्रेट एक बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट और सेल्फिश किस्म का जनरल होता है। तो दोनों में ये जमीन आसमान का फर्क होता है। इन दोनों का कभी भी एक चीज पर इत्तेफाक नहीं होता था, क्योंकि जूलियस के जो परसेप्शंस थे वो कुछ और पोम्पी के परसेप्शंस और वे ऑफ थिंकिंग कुछ और था। तो यहाँ पर एक और बंदे का नाम मैंने मेंशन किया है, वो है क्रेसस। क्रेसस जो है वो एक बहुत ही अमीर तरीन आदमी है। ऐसे समझिएगा कि क्रेसस जो है वो आज का बिल गेट्स या एलोन मस्क जितने अमीर हैं इतना ही अमीर क्रेसस था, लेकिन इसके पास आर्मी मिलिट्री पावर नहीं थी, ये एक कॉमन आदमी था। अब क्या होता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर मिलिट्री की वजह से होते हैं, तो ये 3 बंदे मिलकर फर्स्ट ट्रायअम्विरत बनाते हैं। फर्स्ट ट्रायअम्विरत ये क्या चीज है? ट्रायअम्विरत मैं आपको बता दूं, ये टर्म्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, तो मैं यहां पर इसे मेंशन करता हूं, लिख देता हूं। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ट्रायअम्विरत। जी हाँ, ये एक बहुत ही प्यारी टर्म है जो कि इस्तेमाल की गई है जूलियस सीजर शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अंदर। ट्रायअम्विरत का माना होता है 3 बंदों की सरकार, यानी 3 बंदों से मिलकर बनी हुई गवर्नमेंट। तो ये जो गवर्नमेंट ट्रायअम्विरत बना है, फर्स्ट ट्रायअम्विरत, वो बना जूलियस सीजर, पोम्पी द ग्रेट और क्रेसस के मिलने से। अब क्या होता है कि 60 BCE में इन 3 करीबी और ताकतवर दोस्तों ने एक डील पर साइन किया। इन तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया। उस अलायंस का मकसद ये था कि हम 3 बंदे मिलकर रोम को चलाएंगे, यानी पूरा का पूरा रोम जो है वो इनके अंडर कंट्रोल होगा, इनकी हुकूमत होगी, ट्रायअम्विरत होगी। और तीनों का मकसद था एक दूसरे की मदद करके अपना अपना फायदा निकालना। तो ये किसके लिए किया गया? रोम के लिए। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इन 3 बंदों को इतना बड़ा स्टेप उठाने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी बात इन्होंने क्यों की?
क्या रोम में उस वक्त गवर्नमेंट नहीं थी या क्या माजरा था? तो देखो बेटा, दरअसल बात ये थी कि रोम में हुकूमत तो थी, गवर्नमेंट तो थी, लेकिन गवर्नमेंट हुकूमत जो सेनेट की थी वो बहुत ज़्यादा करप्ट और बदकिरदार हो चुकी थी। करप्ट तो वो शुरू से ही थी, यानी उन्होंने कुछ इस तरह के कानून पास करवा रखे थे कि सेनेट में खास किस्म के बंदे ही दोबारा मुंतखब होकर दोबारा से हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। कोई भी अवाम का पसंद किया हुआ मुंतखब बंदा सेनेट तक नहीं पहुंच सका, वहां नहीं बैठ सका, और ख़ास तौर पर गरीब इंसान तो सेनेट का हिस्सा कभी बनने का सोच भी नहीं सकता था। तो ये करप्शन तो वहां पर शुरू से ही चल रही थी, जो कि जूलियस सीजर, पॉम्पी द ग्रेट और क्रेसस को और इन जैसे कई लोगों को पसंद नहीं थी। लेकिन ये लोग ऐसे थे कि इनके पास पावर भी थी और पैसा भी था। पावर इन दोनों बंदों के पास थी और क्रेसस के पास बेहद पैसा था। तो इन तीनों बंदों ने हालात का डट कर मुकाबला करने के लिए इत्तफाक राय की, एक डील साइन की। हम तीनों मिलकर हुकूमत पर प्रेशर डालेंगे, इसके सबब सेनेट को रोम की बागडोर हमारे हाथ में देना पड़ेगी। पॉम्पी सबसे बड़ा जनरल था, जबकि सीजर ऐसा जनरल था जो कि लोगों में, अवामुन नास में बहुत ज्यादा मकबूल व मारूफ था। अब क्या होता है कि ये तीनों बंदे सेनेट से रोम की बागडोर पकड़ लेते हैं। 7 साल तक बहुत अच्छे से रोम को रन कर रहे होते हैं। रोम बहुत खुशहाल हो चुका होता है, लेकिन 7 साल के बाद, यानी कि 60 बीसी से 7 साल के बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ हम आ जाते हैं 53 बीसी पर। तो 53 बीसी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत कुछ बदल गया। 53 बीसी के अंदर एक जंग हुई जिसमें क्रेसस मारा गया। क्रेसस के मरते ही ट्राई अमृत टूट गई और पॉम्पी और जूलियस सीजर के बीच बैलेंस कायम ना रह सका। अब यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रेसस जो है वो किस जंग में और किन के जरिए मारा गया। तो क्रेसस जो है वो मारा गया है, क्रेसस जो है वो पार्थियंस के जरिए मारा गया। ये पार्थियंस कौन है? पार्थियंस जो है वो आज मॉडर्न डे के हिसाब से ईरान, खरासान के बहुत पुराने कबीले हैं जहां पर जंग वगैरह होती रहती थी। तो ये भी एक जंग हुई थी, पार्थियंस ने क्रेसस का कत्ल कर दिया था और इस जंग का नाम रखा गया बैटल ऑफ कारहाय। कारहाय बैटल में क्रेसस ईरानियों के जरिए मारा गया, पार्थियंस के जरिए कत्ल हुआ। अब ये जो हुकूमत 3 बंदे चला रहे थे ट्राई अमृत के जरिए, जब ये टूट गई तो रोम की बागडोर दोबारा से सेनेट के हाथों में ही चली गई। अब सेनेट ने क्या करा कि इन 2 बंदों को करीब ना रखते हुए जूलियस सीजर को एक गोल नामी जगह पर जंग करने के लिए भेज दिया। उन्होंने सोचा या तो ये वहां पर मारा जाएगा या फिर जीत कर आ भी जाएगा, तब भी हम पॉम्पी को इतना भड़का देंगे, इतना खिलाफ कर देंगे इस बंदे के कि ये दोनों कभी एक साथ मिलकर सेनेट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यही होता है कि जूलियस सीजर को गोल नामी जगह पर भेजा जाता है, जो कि आज का फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग वगैरह है। और गोल में जूलियस सीजर बड़ी तबाही मचा देता है, 300 प्लस ट्राइब्स को वो शिकस्त देता है और 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को कत्ल और गिरफ्तार करता है, कैद करके आता है। ये आपने याद रखना है। और वो गोल का पूरा इलाका रोम में मिला देता है, तो रोम और बड़ी सल्तनत हो जाता है। अब इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल करने के बाद सोचो जूलियस सीजर का कॉन्फिडेंस कहां पर होगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, मजीद ये कि उसकी फौज भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाती है। तो ये इतनी बड़ी जीत लेकर जब रोम वापस आता है तो रोम की आवाम जो है वो बहुत जश्न मनाती है, बहुत खुश होती है। मजीद ये कि सीजर के पास अब पैसा भी बेइंतहा हो गया था, इतना पैसा, इतना फेम कि बच्चा बच्चा जूलियस सीजर के नाम से वाकिफ था, जानता था। यानी कि गोल की जीत ने सीजर को पॉम्पी से भी ज्यादा ताकतवर, पावरफुल बना दिया। तो इसी वजह से सेनेट को बहुत खौफ हुआ कि यार गोल ने इतनी बड़ी विक्ट्री इसने हासिल की है, अब गोल से जब ये रोम वापस आएगा तो ऐसा ना हो कि ये किंग बनकर बैठ जाए। तो ट्राई अमृत बनाने की सबसे बड़ी जरूरत जो इन बंदों को पेश आई थी वो ये थी कि रोम की जो सेनेट थी वो जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है इसी तरीके की थी। अब इस सेनेट में अमीर तरीन किस्म के लोग बैठा करते थे, और वो भी अमीर तरीन लोग कुछ मुंतखब और चुने हुए लोग, यानी कि चुने हुए खानदानों के रोशन चराग हुआ करते थे। तो ये सेनेट के जितने भी लोग थे ये पुरानी एक फैमिली है जिसका नाम है एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट फैमिली से ये तमाम ताल्लुक रखते थे और इनका मानना ये था, इनका बिलीफ था कि इनके सिवा रोम को कोई और चला ही नहीं सकता, सिर्फ ये ही रोम को चला सकते हैं। यानी कि इन्हें नए लोग, आम लोगों से बेहद नफरत थी।
अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि ये सब के सब मिलकर करप्शन कर रहे थे, एक दूसरे के राजों पर पर्दा डाल रहे थे, एक दूसरे के ऐप को छुपा रहे थे। तो ये बरसों से ये हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अब की बार ये तीन जो पावरफुल बंदे थे, एक पैसे की वजह से पावरफुल था, दूसरे मिलिट्री की वजह से पावरफुल थे, तो इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि हम रोम को चलाएंगे, सेनेट करप्ट हो गई है, ये करप्शन कर रही है, इसी वजह से हम अब रोम को खुद चलाएंगे। तो हुआ क्या था कि जब बहुत ज्यादा इनकी करप्शन बढ़ गई थी, इनकी जुल्म ज्यादती बर्बरियत बढ़ चुकी थी, तो यहाँ पर जूलियस सीजर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना रखी थी जिसका नाम था पॉपुलैरी। अब पॉपुलैरी में यहाँ पर इसको लिख देता हूं, आप इसे याद रखना। अब ये जो पॉपुलरी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जूलियस सीजर इसका फाउंडर था, उसने इसकी इजाद की थी। इसका माना था पीपल्स पार्टी। अब ये जो पार्टी थी, इसकी बेस पर जूलियस सीजर सेनेट के खिलाफ बहुत बातें किया करता था। तो जब भी इसका कोई जलसा वगैरह कहीं पर होता था, लोगों में बहुत मकबूल था, तो ये सेनेट की करप्शन को खुल्लम खुल्ला बता दिया करता था कि सेनेट किस तरह करप्ट हो गई है, क्या क्या हरकतें कर रही है। तो इसी वजह से जूलियस सीजर ने सेनेट का एक नाम रखा था ऑप्टिमेट्स। ये भी आप याद रखिएगा। ऑप्टिमेट्स कौन थे? ये सेनेट के तमाम अरकान थे। ये लोग कौन थे? जो कि एलिट क्लास से थे और हुकूमत के नुमाइंदे थे। बस इसी वजह से जूलियस सीजर ने पॉपुलरी नाम की ये पार्टी बनाई थी एक, जिसका मकसद था कि पीपल्स लीडर, कि चूज योर ओन लीडर। तो यहाँ पर आवाम को ये सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता था कि सेनेट जो है वो बस एक के बाद एक खुद ही जो है रिटायर हो जाते हैं, खुद ही अपने बच्चों को ले आते हैं, फिर वो बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। यानी कि नया बंदा तो अवाम की तरफ से कोई आ ही नहीं रहा जो अवाम के मसले मसाइल को हल कर सके। इसी वजह से ये पार्टी उसने बना रखी थी। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इनके असल डर की वजह समझ आ गई होगी कि पोम्पी और सेनेट क्यों इतना घबरा रहे हैं, कि यहाँ रोम में जैसे ही आएगा वैसे ही इतना मशहूर मारूफ हो गया है, पैसा भी बहुत है, ऑलरेडी इसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना रखी है, लोग उस पार्टी को मानते भी हैं। जहाँ इसका जलसा होता है अवाम और नास कीड़े मकोड़ों की तरफ पहुंच जाती है, बहुत यानी बेतहाशा आवाम इसके जलसे में जाती है। और इसके साथ इसके जो कुछ बंदे होते हैं खास, जो कि बहुत ज्यादा एलोक्वेंट स्पीकर हैं, पावरफुल स्पीकर हैं, उनकी बातों से तो आवाम और ज्यादा इसकी दीवानी हो जाती है। तो ये डर था कि ये यहाँ रोम आएगा और यहाँ आकर किंग बन जाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा और हम सबकी जो अय्याशियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो बस यही डर पोम्पी को सेनेट के साथ मिलने पर मजबूर कर देता है और ये दोनों मिलकर फिर बगावत करते हैं। बस किसी भी तरह हमने रोम में किंग नहीं बनने देना है और खास तौर पर जूलियस सीजर को तो हम डिक्टेटर नहीं बनने दें। तो बस इसी डर और खौफ में सेनेट ने जूलियस को हुक्म दिया कि आप अपना मिलिट्री कमांड छोड़ दें, और सीजर ने इनकार कर दिया। और फिर बस वही हुआ जिसका डर ऑप्टिमेट्स और पोम्पी को था, कि जूलियस सीजर ने रूबिकन नदी पार कर ली। बस यही रोम के खिलाफ बगावत थी और इसी से शुरू हुई सिविल वॉर, जिसे कहा गया बैटल ऑफ फर्सलस। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि ये रूबिकन नदी क्या है और इसका वॉर से क्या लेना देना है। तो देखिए बेटा, ये जो रूबिकन नदी है, रूबिकन एक नदी है जो कि इटली के रोम में वाक़ई है। और रोम का कानून था कि कोई भी फौज का जनरल अपनी फौज को लेकर रूबिकन नदी पार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साउथ में रोम था। तो अगर कोई भी जनरल इस नदी से रोम की तरफ अपनी फौज लेकर आया तो यही समझा जाएगा कि वो रोम पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। तो बस इसी के नतीजे में ऑप्टिमेट सेनेट ने जूलियस सीजर को हुक्म दिया था कि आप अपना फौज कमांड छोड़ दें और यहाँ पर एक सादी सी जिंदगी गुजारें, हम आपको फुल अय्याशी देंगे। लेकिन जूलियस सीजर ने सोचा कि मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं फौज को छोड़ दूं, फौज के छोड़ने के नतीजे में ये मुझे अय्याशी वाली जिंदगी तो देने से रहे, बल्कि ये लोग तो मेरे कत्ल के पीछे हैं। पोम्पी द ग्रेट मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है और सेनेट तो वैसे ही मेरी दुश्मन है मेरी पार्टी की वजह से। अब वो सोचता है कि इन दो ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन में चूज कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन यही था कि वो फौज को छोड़ दे, लेकिन फौज छोड़ने के बाद उसे कत्ल कर दिया जाएगा। और सेकंड ऑप्शन उसके पास ये था कि वो रूबिकन नदी को पार करे और यहाँ पर वॉर डिक्लेरेशन कर दे।
सिविल वॉर डिक्लेयर हो जाएगी, तो हो सकता है कि मैं सेनेट यानी ऑप्टिमेट से जंग करते हुए जीत जाऊं और यहां का किंग बन जाऊं, डिक्टेटर बन जाऊं। अब यहां पर जूलियस सीजर सेकंड ऑप्शन को ही चूज करता है कि वैसे भी तो मर जाना है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करता हूं तो वैसे भी मर जाना है, तो क्यों ना मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करूं, रुबिकन नदी को पार करूं, सिविल वॉर डिक्लेयर करूं, सेनेट के खिलाफ जंग करूं और जंग के नतीजे में हो सकता है कि मैं जीत जाऊं, जीत गया तो किंग बन जाऊंगा, ना जीता तो मैं शहीद हो जाऊंगा। तो यही होता है कि जूलियस अपनी फौज के साथ रुबिकन नदी में उतर जाता है। इससे पहले कि वो रुबिकन नदी पार करता, सेनेट को जैसे ही इस बात की खबर मिली, वो पोम्पी द ग्रेट के साथ मिलकर वहां से भाग गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जूलियस और उसकी फौज का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि सामना वो बंदा कर पाता है जो कि अपनी बात में सच्चा हो, जो कि एक सच्चा लीडर होता है। लेकिन ये लोग वो थे जो करप्ट थे, झूठे थे, मुनाफिक, फासिक, एक नंबर के हरामी किस्म के लोग थे, यानी हराम खाने की इन्हें आदत पड़ी हुई थी। तो जिनको हराम खाने की आदत पड़ जाती है, उनके अंदर एक खौफ और डर बैठा हुआ होता है, और वो डर होता है मौत का डर। उन्हें पता होता है कि पूरी जिंदगी हमने हराम खाया है, और अगर हमें मौत आ जाती है, हम मर जाते हैं, तो हमारा हिसाब किताब जो होगा वो बहुत बुरा होगा। इसी वजह से वो लोग मौत से भागते हैं। तो ये लोग भी इसी तरीके के हराम खोर थे, इस वजह से इन्हें एक ही डर था कि हम जूलियस सीजर का सामना नहीं कर सकते, अगर हम मारे गए तो हम आगे की जिंदगी में क्या मुंह दिखाएंगे। तो बेहतर यह है कि हम अभी यहां से चले जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या स्टेप उठा सकते हैं। तो इसी वजह से आज भी अंग्रेजी में एक फ्रेज कहा जाता है, टू क्रॉस द रुबिकन। इसका माना यह है कि एक ऐसा फैसला करना जिससे दोबारा वापस जाना नामुमकिन हो, कोई ऐसा स्टेप उठाना जहां पर वापसी नामुमकिन हो, तो वहां पर यह फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, टू क्रॉस द रुबिकन। बेटा देख लो, सोच लो, इसके बाद आपके पास वापसी का रास्ता नहीं है। अगर आप इसी बंदी से शादी करते हो तो फिर वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा, इस घर में आपने कदम नहीं रखना है। तो इससे आप ऐसे कह सकते हैं, डू यू वॉन्ट टू क्रॉस द रुबिकन, यानी कि क्या आप ऐसा फैसला करना चाहते हो जहां से वापसी नामुमकिन है। फिर क्या होना था, जूलियस रोम में दाखिल होकर रोम की बागडोर संभाल लेता है, वहां का डिक्टेटर बनकर रोम पर काबिज हो जाता है। अब यहां ये मत समझिएगा कि ये जो पोम्पी द ग्रेट है और ऑप्टिमेट्स है, ये हमेशा के लिए रोम से भाग गए, जूलियस सीजर से ये डर गए हैं, अब कभी भी उसका सामना नहीं करेंगे, या रोम में ये हुकूमत करने का नहीं सोचेंगे, नहीं। फिर क्या होता है कि 2 साल तक पोम्पी द ग्रेट और उसके ऑप्टिमेट साथी वो गारों में, पहाड़ों में अपनी सेना तैयार करते हैं, अपनी फौज और बेतहाशा हथियार तैयार करने के बाद वो फेरसलस के मकाम पर ऐलान करते हैं कि हम जूलियस सीजर से जंग करने के लिए आए हैं, और ये अवाम को बहला फुसला कर इस तरह के नारेबाजी करते हैं कि अवाम इनका साथ दे। ये कहते हैं कि हम जूलियस सीजर के खिलाफ जंग करके डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, जबकि जूलियस सीजर कहता है कि सेनेट बहुत ज्यादा करप्ट हो गई है और वो पूरे के पूरे रोम को बचा रहा है, और रोम को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए जो कि उसके सिवा अभी किसी के पास नहीं है। तो बस फिर 2 साल के बाद जूलियस सीजर की लड़ाई होती है पोम्पी द ग्रेट और उसके साथी ऑप्टिमेट्स से, और ये जो लड़ाई थी ये इन्फेंट्री सोल्जर्स और कैवलरी सोल्जर्स के साथ थी। अब बच्चों यहां पर आपको समझना चाहिए कि इन्फेंट्री सोल्जर्स किसे कहते हैं और कैवलरी सोल्जर्स किसे कहते हैं। देखिए बेटा, इन्फेंट्री सोल्जर्स आर द सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन फुट, यानी कि वो फौजी जो कि बिना किसी सवारी के लड़ते हैं, फाइट करते हैं, जो अपने पैरों पर होते हैं, ठीक है। और कैवलरी सोल्जर्स आर द सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन हॉर्सबैक, ये वो सोल्जर्स होते हैं जो कि घोड़ों पर सवार होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, इन्फेंट्री सोल्जर्स और कैवलरी सोल्जर्स। अब जूलियस सीजर और पोम्पी द ग्रेट और इसके साथियों के पास इन्फेंट्री सोल्जर्स भी थे और कैवलरी सोल्जर्स भी मौजूद थे, लेकिन
इनकी जो क्वांटिटी थी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस था। सीजर के पास इन्फेंट्री और कैवेलरी ये दोनों फौजी मौजूद थे, लेकिन इनकी तादाद पॉम्पी द ग्रेट और उसके साथियों के इन्फेंट्री और कैवेलरी से कम थी। अब जूलियस सीजर के पास उस वक्त 22,000 इन्फेंट्री सोल्जर्स मौजूद थे और 1000 कैवेलरी सोल्जर्स मौजूद थे, जबकि पॉम्पी द ग्रेट और उसके साथियों के पास 45,000 इन्फेंट्री सोल्जर्स, 45,000 इन्फेंट्री सोल्जर्स मौजूद थे और कैवेलरी इनके पास थे 7,000, यानी कि लगभग जूलियस सीजर की फौज से डबल फौज पॉम्पी द ग्रेट और इसके साथियों के पास उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त बैटल ऑफ वर्सेलस हुई है। फिर क्या होना था, दोनों की फौज ने अपनी अपनी पोजीशन ली। पॉम्पी द ग्रेट ने अपनी फौज को पहाड़ की पोजीशन में रखा, यानी इस तरीके से यहां खड़े किए, फिर उससे ऊपर, फिर इससे ऊपर। ये पोजीशन एक ऐसी पोजीशन थी जिससे सामने वाला जो हमारा दुश्मन है, एनिमी है, उस पर हैबततारी हो सके और उनकी फौज में भगदड़ मच जाए, टेपमेट हो जाए। और इससे यह भी होता है कि सामने वाला दुश्मन सप्लाई के लिए बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है कि सेनेट जो है वो पॉम्पी द ग्रेट को प्रेशर देती है। वो कहती है यार इस तरीके से तो सब खड़े ही रह जाएंगे, ना वो अटैक कर पाएंगे ना हम अटैक कर पाएंगे, कुछ ऐसा करो कि हमारी जंग शुरू तो हो सके। हमारे पास डबल से भी ज्यादा, यानी कि सामने वाले दुश्मन से डबल फौजी मौजूद है, फिर किस बात का डर है। लेकिन पॉम्पी जानता था कि जूलियस के पास बेशक उनसे कम फौज है, लेकिन उसकी फौज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अब वो सेनेट के प्रेशर में आके अपनी फौज को जो पोजीशन उसने दी थी उस पोजीशन से हटा देता है और नीचे उतार देता है। यहाँ पर ये सब देखकर जूलियस अपनी एक बहुत ही खुफिया तदबीर टैक्टिक इस्तेमाल करता है। वो अपनी राइट साइड के बिल्कुल अपोजिट में पीछे की साइड अपने वेटरन सोल्जर्स को छुपा देता है। अब वेटरन सोल्जर्स कौन से सोल्जर्स होते हैं? वेटरन कहते हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, किसी भी फील्ड में कोई आदमी हो तो उसे हम कहते हैं वेटरन, ठीक है। अब जैसे ही पॉम्पी के कैवेलरी सोल्जर्स यानी घुड़सवार सोल्जर्स अटैक करने आगे आए तो इन वेटरन सोल्जर्स ने उन घोड़ों की आंखों पर निशाना बनाया और उनकी आंखों में तीर मारकर उनको बहुत ज्यादा जख्मी किया। और इस तरह वो बहुत खौफ और हिरास में आ गए कि उनके घोड़े उनके काबू में ना रह सके और बहुत से सोल्जर्स इसी वजह से मारे गए। ऐसे ही पॉम्पी के जो इन्फेंट्री थे जो कि डबल तादाद में थे, जूलियस सीजर की खुफिया तदाबीर ट्रिक्स के जरिए वो भी खौफ और हिरास की वजह से डर कर भाग जाते हैं। रिजल्ट ये निकला कि पॉम्पी की फौज के 15,000 सोल्जर्स मारे गए और 23,000 ने सरेंडर किया और सीजर के यही कोई 1200 के करीब फौजी ही मारे गए थे। ऐसे में पॉम्पी डर कर इजिप्ट भाग गया और इजिप्ट जाना भी उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ कि इजिप्ट का जो बादशाह था उसने पॉम्पी को कत्ल करवा दिया। और बस इस बैटल ऑफ वर्सेलस के बाद जूलियस सीजर रोम का सबसे ताकतवर आदमी बन गया था। ऐसे में ये वर्सेलस की जंग रिपब्लिक का खात्मा और ऑटोक्रेसी की शुरुआत साबित हुई। तो रोम का शहर जश्न मना रहा था, गलियों में बहुत शोर हो रहा था, लोग बेहद खुश थे। क्यों? क्योंकि जूलियस सीजर गोल नामी जगह से जंग जीतकर वापस आ रहा था। 300 प्लस ट्राइब्स से उसने जंग जीती थी, 10 लाख लोगों को उसने कत्ल किया था, बहुत सौ के उसने कैद किया था। इसी वजह से पूरा का पूरा रोम शहर बहुत ज्यादा खुश था और इसी खुशी में लोग जूलियस सीजर को किंग बनाना चाहते थे, क्योंकि लोग उसके लिए पागल थे और उसे हीरो समझते थे। लेकिन हर इंसान सीजर से खुश नहीं था। इतने बड़े मजमे में एक शख्स बहुत ही खामोश खड़ा हुआ था जिसका नाम कैसियस था। कैसियस तेज दिमाग, चालाक और हसद और कीना से भरा हुआ इंसान था। वो लोगों को सीजर के नाम के नारे लगाते हुए देखकर अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। वो दिल में सोच रहा था कि आखिर सीजर हमसे बेहतर कैसे हो सकता है, वो भी तो हमारी तरह इंसान है। क्यों? क्योंकि कैसियस को खुद पावर चाहिए था, वो खुद अय्याश किस्म का आदमी था, जैसे कि पॉम्पी और ऑप्टिमेट्स थे। क्योंकि पॉम्पी और ऑप्टिमेट्स को भी तो यही डर और खौफ था ना कि अगर सीजर
रोम का किंग बन गया तो उन सब का पावर चला जाएगा, उनकी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे ही कैसियस भी यही सोचता था। उसे एक बात तो बहुत अच्छे से मालूम थी कि वो अकेला सीजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे में उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिस पर पूरा रोम अंधा यकीन करता हो, उसकी इज्जत करता हो और उसके नाम की कस्में खाता हो। और ऐसा एक ही शख्स था, ब्रूटस। जी हाँ, ब्रूटस वही है जिसे सीजर से बेहद मोहब्बत है। वो सीजर को बहुत पसंद करता है और सीजर ने खुद उसे बहुत बड़ा मकाम दे रखा होता है। उसने उसको अपना बेटा, अपना जानिसार और अपना पता नहीं क्या क्या बना रखा होता है। लेकिन ब्रूटस की एक कमजोरी होती है कि वो वफादारी, दोस्ती और अपने फर्ज के दरमियान फंसा हुआ इंसान था। वो बस कैसे ना कैसे चाहता था कि रोम में अमन व अमान कायम रहे, यहाँ की अवाम, यहाँ के लोग खुशबाश रहें, फिर चाहे डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी, फिर चाहे उसे ऑप्टिमिस्ट जैसे बंदे ही चला रहे हो या फिर डिक्टेटर जूलियस सीजर। और वैसे भी अभी पोम्पी और ऑप्टिमेट्स के नाम की जमहूरियत की हुकूमत से छुटकारा हासिल हुआ था रोम की आवाम को। तो वो सोचता है कि सीजर को किंग बन जाने देना चाहिए क्योंकि आवाम भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब यहाँ जब सीजर के ब्रूटस जैसे दोस्त हो, जिस पर पूरा रोम यकीन करता हो, जिसके नाम की कस्में खाई जाती हो, और फिर सीजर ने उसे बेटों से ज़्यादा ही समझा हो, अहमियत दी हो, तो फिर किस बात का डर और गम। क्योंकि पोम्पी के टाइम पर सीजर को बहुत सी धमकियाँ, बहुत से थ्रेट्स और वार्निंग्स आती रहती थी, तो वो उन्हें इग्नोर कर दिया करता था। और वो कहता था, सीजर की बहुत ही मशहूर लाइन है, ये सीजर की बहुत ही मशहूर लाइन है, जब भी उसे कोई भी थ्रेट्स या वार्निंग आती थी तो वो यही कहता था। सेनेट में भी पोम्पी के सामने यही कहा था उसने, आई एम कांस्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार पोलारिस, कि मैं नॉर्दर्न स्टार जिस तरह एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर रहता है, पोलारिस, इसको पोलारिस कहते हैं, ये जिस तरह यानी नाइट स्काई में जब तमाम स्टार घूम रहे होते हैं, अपनी अपनी पोजीशन छोड़ चुके होते हैं, तो एक वाहिद नॉर्दर्न स्टार रह जाता है वहां पर जो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहता है, वो नहीं हटता, यानी कि स्टडी एंड अनचेंजेबल। तो यहाँ पर सीजर यही कहता था कि आई एम स्टडी एंड अनचेंजेबल लाइक पोलारिस नॉर्दर्न स्टार, और वो ये लाइन अब की बार भी कह रहा था, दैट आई एम कांस्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। तो जी हाँ, बस यही वजह थी जो हर कोई सीजर से खुश नहीं था, जैसे कि कासियस भी यहाँ पर खुश नहीं था कि ये बंदा बड़ा ईगो दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं जो है ना अपनी बात से नहीं हटूंगा, मेरा फैसला अटल है, मेरी बात जो है रद्द नहीं की जा सकती, मैं वो। तो इस वजह से कासियस जैसे बंदे, पोम्पी जैसे बंदे सीजर को बहुत चुभते थे। तो इसी तरह कासियस की भी एक बहुत फेमस लाइन है जो शेक्सपियर ने इस प्ले में मेंशन की है, वो ये थी, कासियस का कहना था ब्रूटस को, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स। कासियस यहाँ पर माइंड मैनिपुलेट कर रहा है ब्रूटस का। वो एक तरफ डायरेक्ट स्टार का नाम लेकर सीजर को टारगेट कर रहा है और दूसरी तरफ वो हॉरोस्कोप की जो दुनिया होती है, सितारों का हाल वगैरह जो हम जानते हैं अपने महीने के हिसाब से, तो उस तरफ भी ये इशारा कर रहा है, जहां पर भी ब्रूटस जो चीज भी समझे तो वो ये कह रहा है कि बेटा ब्रूटस, गलती हमारे स्टार्स में नहीं है, गलती हमारे अपने अंदर है कि हम अवाम इतनी ज्यादा ताकत रखने के बाद भी सामने वाले को इतना पावर दे देती है कि वो जो चाहता है करता फिरता है। जैसे कि पोम्पी और इससे पहले की जो सेनेट थी वो कर रही थी हमारे साथ, बहुत ज्यादा करप्शन की, हम कुछ नहीं कर सके। सीजर जैसे बंदे जो है वो उनकी हुकूमत को खत्म करके अब वो खुद किंग बनना चाह रहे हैं। तो हम अवाम का कहां पर कोई पावर है या राइट है कि हम अपनी पसंद का कोई मुंतखब बंदा वहां पर रख सके? तो ये तो कोई बात नहीं है। नंबर वन तो ये था। नंबर सेकंड वो यही कह रहा था, द फॉल्ट देयर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स। ये हमारा जो स्टार की बात कर रहा है ना, पोलारिस और ये सीजर बात कर रहा है, तो ये डायरेक्ट सीजर को कह रहा है कि सीजर में मसला नहीं है, वो तो किंग बनना चाहता है, लेकिन मसला तो हम में है ना कि हम उसे बनने देना चाहते हैं, हम उसको आजादी दे रहे हैं, हम क्यों कुछ नहीं कर रहे। तो ये बहुत फेमस लाइन है कैसियस की जो ब्रूटस को उसने लिखी थी। तो कासियस यही चाहता था कि ब्रूटस उसकी बातों में कैसे ना कैसे फंस जाए ताकि हम सीजर को उसकी औकात दिखा सकें और
ये जो तरीका, ये जो कॉन्स्पायरेसी, ये जो साजिश मैं कर रहा हूँ ब्रूटस को शामिल करने से, ये साजिश कॉन्स्पायरेसी बहुत ज्यादा नोबल महसूस होगी, लोगों को इस पर एतराज भी नहीं होगा। वो यही ना कि ब्रूटस पर लोग, अवाम बहुत यकीन करती है, उसके नाम की, उसकी इज्जत की कस्में खाया करती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान है, अवाम के हक में रहता है। इस वजह से अब जब ब्रूटस ही सीजर के खिलाफ हो जाएगा तो अवाम कहेगी कि नहीं, जरूर सीजर में कोई ना कोई गड़बड़ होगी, तभी ब्रूटस जैसा बंदा जिसको इतनी इज्जत और एहतराम देता है सीजर, वो बंदा इसके खिलाफ हो गया। क्यों? क्योंकि वो हक की बात करता है ब्रूटस। तो इसी वजह से कासियस जो है वो अपनी बातों में इसे फंसा रहा था, इस तरह की लाइनें कहकर। तो इसी तरह कासियस जो है वो ब्रूटस के माइंड में शक डालना शुरू कर देता है, उसके जहन को मशकूक कर देता है। वो कहता है कि ब्रूटस, क्या तुम भी चाहते हो कि रोम में सिर्फ एक आदमी की हुकूमत हो? वो एक आदमी भी तो हमारी तरह का इंसान ही है ना, वो कौन सा कोई फरिश्ता है या फिर किसी और तरह की मखलूक है? वो भी तो गलतियां कर सकता है, वो भी तो अपने फायदे की सोच सकता है, वो अवाम का दुश्मन क्यों नहीं हो सकता? पहले तो शुरू में ये सब सुनकर ब्रूटस कासियस को कोई जवाब नहीं देता, वो खामोश हो जाता है, क्योंकि अभी वो सीजर से मोहब्बत तो करता है लेकिन रोम से बेइंतहा बेहद मोहब्बत करता है। तो वो दोस्ती से ज्यादा रोम को अहमियत देता है, उसे प्रेफर करता है। और वो कैसियस को जवाब देता है कि जब रोम की अवाम सीजर से खुश है तो हमें तुम्हें मसला होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा अवाम चाहे, अवाम ही तो उसे किंग बनाना चाहती है ना, यानी कि डिक्टेटरशिप का आगाज अवाम खुद अपनी मर्जी से कर रही है, तो मुझे तुम्हें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। तो बस ये सुनना था कि कासियस के दिमाग में एक शैतानी प्लान बनना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है कि कई फेक लेटर्स लिखवाता है जिसमें अवाम की तरफ से ब्रूटस को पैगामात लिखे हुए होते हैं। उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं है, वो एक बहुत ही जालिम और जाबिर किस्म का इंसान है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, वो हमें पसंद नहीं है, वो गद्दार है, और अगर वो किंग बना रहा तो रोम बर्बाद हो जाएगा। ब्रूटस के इमोशंस को उभारने के लिए नीचे ये भी लिखा होता है कि ब्रूटस, रोम को बचाओ, रोम को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तो शुरू में जैसे ही ब्रूटस को इस तरह के खतूत मिलना शुरू होते हैं, वो पढ़ कर बहुत परेशान हो जाता है। स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे भी यही लगना शुरू हो जाता है कि सीजर डेंजरस हो चुका है, और फिर एक रात वो कॉन्स्पायरेसी में शामिल हो जाता है। इसी वजह से मैंने ब्रूटस और कासियस को यहाँ कॉन्स्पायरेटर्स लिखा है कि वो खतूत मिलने के बाद ब्रूटस कासियस जैसे बंदे के साथ कॉन्स्पायरेसी में शामिल हो जाता है, और इस साजिश में एक बंदा और शामिल होता है, उसका नाम है डेशियस। डेशियस भी एक मुनाफिक और फासिक किस्म का इंसान होता है, जो कि सीजर के लिए उसकी नज़र में बहुत अच्छा इंसान होता है, लेकिन पीछे से उसकी बहुत बैकबाइटिंग करता है, उसके लिए बहुत बुरी बुरी बातें सोचता है, कहता है। ये दोनों बंदे मिलकर डेशियस और कासियस ब्रूटस को फंसा लेते हैं। अब रात के वक्त ये तीन बंदे बैठकर उसके कत्ल का प्लान बनाते हैं। अब कत्ल से पहले सीजर को कई तरह की वार्निंग्स आती हैं, बड़ी उसे थ्रेट्स दी जाती हैं, मुख्तलिफ ऐसे खतूत उसके पास पहुंचते हैं जो कि अननोन होते हैं, अनोनिमस होते हैं, लेकिन वो पहले की तरह इन्हें इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे अभी भी यही लगता है कि वो नाकाबिले शिकस्त है। पहली बात कि उसके पास बहुत अच्छी फौज है, दूसरी बात ब्रूटस जैसा बंदा उसके पास है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ब्रूटस अब ब्रूटस नहीं रहा है, अब वो एक कॉन्स्पायरेटर बन चुका है, यानी कि सीजर के खिलाफ खड़े होने वाली लाइन में ब्रूटस भी शामिल हो चुका है। तो ब्रूटस की बहुत ही फेमस लाइन शेक्सपियर ने वहां मेंशन की है, जो कि उसने कही थी। तो ब्रूटस की फेमस लाइन में यहां लिख देता हूं। ब्रूटस की एक बहुत ही फेमस लाइन, जब वो कॉन्स्पायरेसी में जा शामिल होता है, तब वो कहता है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं सीजर से कम मोहब्बत करता हूं, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, बट लेकिन आई लव रोम मोर, मुझे रोम उससे ज्यादा अजीज है, मैं रोम को सीजर से पहले देखता हूं, पहले रखता हूं। सो आप इस लाइन को याद रखिएगा, अगर कहीं भी किसी पेपर में, क्वेश्चन में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि बेटा ये लाइन बताएं, ये किसने कही थी जूलियस सीजर के शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में, कौन से कैरेक्टर की फेमस लाइन है ये, तो आप वहां पर बता सके
Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. तो आप बता सकते हैं कि ये ब्रूटस की फेमस लाइन थी जब वो कॉन्स्पायरेटर बन चुका था, डिशियस और कासियस के साथ मिल गया था और उसके कत्ल के मंसूबे बना रहा था। तो ऐसा होता है कि एक दिन सीजर रास्ते से आ रहा होता है कि उसे एक फॉर्च्यून टेलर मिलता है, यानी ये जो पेशन गोइयां करते हैं ना, किसी भी आदमी किसी भी बड़ी शख्सियत के बारे में पेशन गोई करने वाले जो बाबा होते हैं, ठीक है, वो उसे मिलता है। तो वो उसे कहता है, फॉर्च्यून टेलर जूलियस सीजर को कहता है, बी वेयर ऑफ आइडीज ऑफ मार्च, यानी कि मार्च की 15 तारीख को बहुत चौकन्ना रहना, मार्च की 15 तारीख को हो सके तो किसी हिफाजत वाली जगह पर रहना और ज्यादा बाहर नहीं जाना। ये सुनना था कि सीजर उस पर हंस पड़ता है और कहता है, क्या हो गया बाबा, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो, अब आप बूढ़े हो चुके हो, आपका काम है कि आप घर पर रहें, खाओ पियो ऐश करो, क्या आप बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो कि मार्च की 15 तारीख को थोड़े से होशियार रहना, ये वो किसी हिफाजत वाली जगह पर रहना, क्या बातें कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। 14 तारीख की रात को जूलियस सीजर की वाइफ कालपर्निया एक बहुत डरावना और खौफनाक ख्वाब देखती है जिसमें जूलियस सीजर को कत्ल किया जा रहा होता है। बेटा जूलियस सीजर की वाइफ का जो नाम है उसकी स्पेलिंग आप नोट करिएगा। कॉलपर्निया 14 तारीख की रात को एक बहुत डरावना और खौफनाक ख्वाब देखती है कि जूलियस सीजर को कोई कत्ल कर रहा है। अचानक वो घबरा कर पसीना पसीना हुई होती है, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, वो लरज रही होती है, उठकर जूलियस सीजर को उठाती है और कहती है, मेरी जान, मैंने बहुत ही खौफनाक और डरावना ख्वाब देखा है कि कोई तुम्हें कत्ल कर रहा है। जूलियस सीजर एक लम्हे के लिए खुद भी डर जाता है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा जनरल हो, कोई कितना भी बड़ा तुगलक खान हो, मौत का डर सबको होता है। जूलियस सीजर भी इसी तरह जब अपनी मौत की खबर सुनता है अपनी बीवी की जुबान से तो वो डर जाता है, लेकिन फिर वो उसे दिलासा देता है, उसे थपकी देकर सुला देता है। सुबह होती है, जूलियस सीजर तैयार हो रहा होता है सेनेट में जाने के लिए कि उसकी वाइफ आती है और कहती है, जाने मन जाने तमन्ना, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? वो कहता है, जी ज़रूर, क्यों नहीं मेरी जान, आपकी नहीं मानूंगा तो किसी मानूंगा। खैर, वो कहती है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, आज तुम बराए मेहरबानी सेनेट ना जाओ, बल्कि तुम आज घर से बाहर ही ना जाओ, मेरा दिल बहुत परेशान है, रात के ख्वाब को लेकर मैं बहुत डरी हुई। जूलियस सीजर उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मेरी जान क्यों डरती है, मैं वो जूलियस सीजर हूँ जो 300 प्लस ट्राइब्स से जीत कर आया हूँ, 10 लाख के करीब लोगों को मैंने कत्ल किया है, उनको मैंने कैद किया है, इतनी बड़ी मैंने शिकस्त दी है, पॉम्पी और सेनेट के खिलाफ मैंने इतनी बड़ी जंग की, उसके बाद मैं अब किंग बना हूँ, तो मुझे किंग बनने का मजा तो लेने दो, ये क्या तुम मेरी आज छुट्टी करवा रही हो, ऐसा ना करो। तो वो कहती है, तुम मेरी बात नहीं रखोगे? जूलियस सीजर अब बेबस था, वो कहता है ठीक है। वो अपनी शर्ट के बटन वगैरह खोलकर अपनी शर्ट उतार देता है, एक तरफ रखता है और अपने बेड पे जाकर लेट जाता है। अचानक से 1 से 1.5 घंटे बाद उनके घर का दरवाज़ा बजता है। उसकी बीवी जैसे ही खोलती है तो वहाँ डिशियस होता है और डिशियस कहता है कि सर जूलियस कहाँ है? कॉलपर्निया कहती है, वो आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कहता है, तबीयत को क्या हो गया, रात को तो बिल्कुल ठीक थे, अभी क्या हुआ है, मैं देखूं? तो वो अंदर आता है, जूलियस को देखता है, वो कहता है, सर खैरियत तो है? तो बुखार भी नहीं है, हट्टे कट्टे लग रहे हो, चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्या चक्कर है, आप क्यों नहीं आना चाहते सेनेट? तो जूलियस सीजर कहता है कि अभी यार क्या बताऊं मैं आपको, मेरी वाइफ ने रात को एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा है जिसकी वजह से अब वो मुझे घर से नहीं निकलने दे रही। वो कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ आज की रात तक रुक जाओ, कल सुबह आप जहां जाना चाहो जा सकते हो, आज मैं बहुत डरी हुई हूँ, तो इस वजह से ये जबरदस्ती मुझे रोका हुआ है और ब्लैकमेल कर रही है। तो डिशियस वहां पर हंसता है, जूलियस सीजर के माइंड को मैनिपुलेट करता है, गेम खेलता है, कहता है, सर मैं तो जो है ना बड़ा हैरान हूँ आपकी ये बात सुन के। जूलियस कहता है, क्यों, क्या हुआ? कहता है, सर मैं सोचता था कि जूलियस सीजर इतना बड़ा जनरल है, इतना ताकतवर, इतना फेम,
और इतनी बड़ी बड़ी जंगें लड़कर आया है, वो तो एक नाकाबिल शिकस्त आदमी है और वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी है। और मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बीवी की इस तरह की बनाई हुई बातों में आ जाएंगे, आप इतने डरपोक हो। सर मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज, आपको मैं ऐसा नहीं समझता था। ये बातें सुनकर जूलियस के अंदर का मर्द जाग जाता है। वो कहता है अरे नहीं डिशेस, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है यार, क्या हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, वो डरी हुई है, बीवी है मेरी, उसकी बात रखी है यार, वो नाराज हो जाएगी। वो कहता है सर जी अगर मैं बाहर जाऊंगा और बाहर जाकर ये बातें बताऊंगा कि सर जूलियस जो है वो अपनी बीवी की बातों में आकर डर गए हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं आ रहे, तो अवाम और लोगों में क्या तासुर जाएगा, वो क्या सोचेंगे कि सर जूलियस इतने ज्यादा कमजोर, इतने डरपोक हैं कि वो एक ख्वाब से डर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। तो अवाम इस बात का बहुत बतंगड़ बनाएगी। बेहतर यह है कि आप आए यार, मर्दों में आकर बैठे, क्या घर में बैठे हुए, होती है रात, मिलती है बंदे को रात, सुकून से आप गुजारे, आपको किसने रोका है। आप इतने बड़े किंग हैं, आपको आना चाहिए। ये एक दिन की नागा आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकती है। तो आए सर। तो यहाँ पर डिशियस जूलियस सीजर के माइंड को मैनिपुलेट करता है अपने अल्फाजों के जरिए। वो भी खड़ा होता है, अपनी शर्ट वगैरह पहनता है, टाई शाई लगा कर अच्छे तरीके से टाइट होके कहता है चलो डिशियस, परेशान ना होना जान, मैं बस यूं गया यूं आया। तो कलपरनी उसे रोती रह जाती है, दरवाजे में से पकड़ कर रह जाती है, दरवाजे को रोती रह जाती है कि जान मत जाइए, जान वापस आ जाइए। लेकिन जूलियस था कि जैसे कि उसको उसकी मौत पुकार रही है, उसको कोई चीज खींच रही है अपनी तरफ, और वो घर से बेजार होकर निकल जाता है। अब ये वही मार्च का दिन है जिस दिन से फॉर्चून टेलर ने चौकन्ना रहने को कहा था, लेकिन सीजर था कि ना बीवी की सुन रहा था और ना ही फॉर्चून टेलर के अल्फाज उसको याद रहते हैं। और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सेनेट हॉल में एंटर होता है। हॉल भरा हुआ था और जितने भी कॉन्स्पायरेटर्स थे वो एक एक करके सीजर के करीब जमा होना शुरू हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, सर आप देखें ये हमने कानून पास करवाना है, सर आप पढ़ें एक दफ़ा। दूसरा कहता है सर इस पे साइन कर दे, तीसरा कहता है इस पे साइन कर दे, चौथा कहता है ये कर दे, पांचवा कहता है ये कर दे। सीजर के उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक केस का नामी शख्स भीड़ में सीजर को पहला खंजर मारता है। तो सीजर को शौक लगता है और वो पीछे हटता है। फिर एक के बाद एक सब हमला करना शुरू कर देते हैं, कोई यहाँ से कोई वहां से। लेकिन इतने सारे खंजरों में सीजर को जो सबसे दर्दनाक खंजर महसूस होता है वो ब्रूटस का होता है, जब वो कॉन्स्पायरेटर्स के साथ उसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देख लेता है। यानी कि ये वही ब्रूटस था जिस पर सीजर ने खुद से ज्यादा भरोसा किया था, जिससे वो अपना बेटा, अपना सब कुछ मानता था। तो सीजर की आंखों में दर्द भर जाता है और वो बस आहिस्ता आहिस्ता यही कह पाता है, और वो बस यही कह पाता है, ईट टू ब्रूट, ईट टू ब्रूट, यानी कि ब्रूट तुम भी। बस ये कहते हुए रोम का सबसे ताकतवर इंसान जमीन पर गिर जाता है। लोगों को यह कत्ल बहुत ही शौक और ट्रॉमा में डाल देता है, लेकिन कैसियस ये कहकर उन सबको यकीन दिलाता है कि इस बंदे का कत्ल होना सबके लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर इस बंदे का कत्ल होना सबके लिए फायदेमंद नहीं होता तो ब्रूटस कभी भी इस कत्ल में शामिल ना होता। फिर भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता। अब कॉन्स्पायरेटर्स यही समझ रहे होते हैं कि रोम दोबारा जमहूरियत पर आ जाएगा, ये दोबारा रिपब्लिक हो जाएगा और हम सबकी जो अय्याशियां हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन वो एक चीज भूल गए थे, मार्क एंटोनी, जो कि सीजर का बहुत ही सच्चा और वफादार साथी था। वो सीजर का राइट हैंड भी था और उसका ओरेटर यानी तर्जुमान भी था। राइट हैंड से मुराद ये है कि आपका एक ऐसा असिस्टेंट जो कि आपका ओरेटर, आपका तर्जुमान हो, आपकी तमाम राज की बातें उसको पता हो, तो उसको हम राइट हैंड कहते हैं। ठीक है, वो यानी कि बहुत वफादार किस्म का एक शख्स होता है। फिर क्या है कि मार्क एंटोनी की एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी होती है कि वो एक पावरफुल स्पीकर होता है, एन एलोक्वेंट स्पीकर, अ फ्लुएंट स्पीकर। बहुत कुछ हम बहुत से वर्ड्स क्वालिटीज के अंदर गिनवा सकते हैं मार्क एंटोनी के। एक तो नंबर 1 पे ये लॉयल बहुत है, नंबर 2 पे ये राइट हैंड है, ट्रस्टेड बंदा है, असिस्टेंट है, नंबर 3 ये बंदा बहुत ही पावरफुल स्पीकर है कि 5 मिनट के अंदर अंदर
ये किसी को भी अपना बना सकता है। इसके अल्फाजों का चुनाव इतना जबरदस्त होता है कि ये अपनी जुबान से निकले हुए अल्फाजों से सामने वाले पर जादू कर देता है। तो यही चीज मार्क एंटोनी के अंदर थी और ये तमाम कॉन्स्पायरेटर भूल चुके थे कि मार्क एंटोनी अभी जिंदा है और वो सीजर की मौत का बदला जरूर लेगा। लेकिन इन्होंने सोचा कि मार्क एंटोनी तो अब खुद इतना कमजोर पड़ गया है, वो तो खुद शोक और ट्रॉमा के अंदर है, वो क्या ही कर सकता है। अब तो अवाम हमारे साथ है क्योंकि ब्रूटस पर बड़ा अवाम जो है यकीन करती है और ब्रूटस साथ है तो फिर क्या ही गम है हमें। तो बस यही होता है, मार्क एंटोनी सीजर के कत्ल पर खामोश रहता है लेकिन अंदर ही अंदर रिवेंज की आग में जल रहा होता है। वो कॉन्स्पायरेटर्स से दरख्वास्त करता है कि मुझे एक स्पीच करनी है, इससे पहले कि सीजर को हम दफना दें मुझे एक स्पीच करने की परमिशन दे दें। तो ब्रूटस डिशियस और कैसियस को कहता है कि मार्क एंटोनी को परमिशन दे दो क्योंकि ये बंदा अल्फाजों के जरिए ही अवाम पर ऐसा जादू करेगा कि अवाम को सीजर की जो मौत है, जो इसका कत्ल है, वो समझ आ जाएगा कि हमने ऐसे ही कत्ल नहीं किया, उनके फायदे के लिए ही किया है। तो मार्क एंटोनी को इजाजत दे दी जाती है। जी हाँ, यहाँ पर मार्क एंटोनी की वो स्पीच मैंने पूरी उतार दी है जो कि उसने सीजर की मैयत पर लोगों को, अवाम को दी थी, डिलीवर की थी। उसकी फर्स्ट फेमस लाइन जो थी ना, वो ये थी, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, लैंड मी योर एयर्स, यानी कि दोस्तों, रोमन्स और कंट्रीमैन, मेरे शहरियों, मुझे बहुत ध्यान से सुनो। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। जब वो ये लाइन कहता है ना कि मैं यहाँ पर सीजर की मैयत पर आया हूँ, उसे दफनाने आया हूँ, ना कि उसकी तारीफें करने, तारीफों के पुल बांधने, तो यहाँ पर ब्रूटस, डिशियस, कैसियस सब खुश होना शुरू हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है और सीजर की बुराइयां होंगी जिससे अवाम के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, सीजर के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। यानी कि थोड़ी बहुत जो अभी अवाम के दिल में सीजर के लिए मोहब्बत है ना, वो अब बिल्कुल ये अपने अल्फाजों के जरिए खत्म कर देगा। उसके बाद मार्क एंटोनी कहता है, ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस की तारीफ करता है। ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ब्रूटस जो है वो बहुत ही एक इज्जतदार आदमी है। तो मार्क एंटोनी यहाँ पर आयरनी, रेटोरिक का इस्तेमाल करते हुए लोगों के, अवाम का माइंड मैनिपुलेट कर रहा है अपने अल्फाजों के जरिए। यानी कि बज़ाहिर तो वो इज्जत दे रहा है, बज़ाहिर तो वो उन्हें फेमस कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो उन्हें डिफेम कर रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है और अवाम के दिल में उनकी नफरत पैदा कर रहा है। फिर वो कहता है, सीजर, he was my friend, faithful and just to me। सीजर जो है वो मेरा दोस्त था, बहुत ही वफादार और बस मेरे लिए ही वफादार था। When that the poor had tried, Caesar hath wept। जब कभी कोई गरीब रोया है तो उसके साथ सीजर भी बहुत रोया है। यानी कि जब कभी गरीब किसी भी वजह से परेशान होता था तो सीजर भी रातों को परेशान होकर उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढा करता था, उनके लिए इतना ज्यादा जाग जाग कर वो काम किया करता था। फिर वो कहता है, आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन। मैंने 3 मर्तबा सीजर को बादशाहों वाला जो ताज होता है वो पेश किया। Which he did thrice refused। और उसने 3 मर्तबा ही मुझे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि हकीकत में वो बादशाह बने, वो जाबिर किस्म का इंसान बने। वो ये चाहता था कि वो एक किंग बनकर, डिक्टेटर बनकर, ऑटोक्रेसी के जरिए पूरे मुल्क के अंदर खुशहाली लेकर आए। यहाँ जितने रोमन्स रहते हैं, जितने उसके शहरी हैं, सब खुशहाल रहे, सब गरीब या अमीर या जो भी तबका है अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर इस मुल्क को, कौम की खिदमत करें। तो वो इस तरह का आदमी था। वो नहीं चाहता था कि वो ईगो शो करे कि मैं सच में बादशाह बन गया हूँ। वो क्राउन पहनकर उसमें वो ईगो आ जाता। इसी वजह से मैंने 3 मरतबा उसको किंगली क्राउन जो है वो पेश किया, प्रेजेंट किया। उसके बावजूद 3 मरतबा उस बंदे ने मना किया। Here was a Caesar, when comes such another। ये था मेरा सीजर, ये था जूलियस सीजर। अब पता नहीं कोई और जूलियस सीजर पैदा होगा, आएगा या नहीं आएगा। तो बस ये छोटी सी वो एक तकरीर करके
अवाम के दिल में चिंगारी पैदा कर देता है। अवाम के मजमे में एक अजीब सी सनसनाहट सी फैल जाती है, लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, सबके मुंह हिल रहे होते हैं, यानी कोई भी खामोश वहां पर नहीं होता, सबके सब कुछ ना कुछ कह रहे होते हैं। फिर मार्क एंटोनी ये चीज देखकर एक और सीजर की विल और ख्वाहिश बताता है अवाम को, जो कि अभी तक सीजर ने उनके सामने नहीं रखी थी, क्योंकि वो बड़ा प्रैक्टिकल बंदा था, वो बातों का हस्टर नहीं था, वो सिर्फ बातें ही नहीं करता था। ही वॉज नॉट अ टाइगर पेपर, वो जो कहता था उस पर पहले से ही काम कर चुका होता था। तो वो बंदा, तो मार्क एंटोनी उसकी एक और विल और ख्वाहिश दिखाता है कि क्या तुम्हें पता है रोमियो, सीजर एक ऐसी ख्वाहिश पर काम कर रहा था जो कि उसकी दिल की ख्वाहिश थी कि मेरे जितने शहरी हैं मैं तमाम शहरियों को 75 ड्रैक्मस दूं, यानी कि 75 ड्रैक्मस, यानी ये ड्रैक्मस जो है ग्रीस करेंसी थी, मैं इसको लिख देता हूं, ड्रैक्मस 75 ड्रैक्मस देने का। अच्छा, ये ड्रैक्मस जो है वो ग्रीस करेंसी थी, 75 ड्रैक्मस जूलियस सीजर चाहता था कि हर शहरी को मैं दूं। और अगर आज मॉडर्न डेज के हिसाब से हम रुपये में कन्वर्ट करें 75 ड्रैक्मस को, ग्रीस करेंसी को, तो ये तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली 95 96 इतने बनते हैं, 95 या 96,000 रुपीज बनते हैं, यानी कि 1 लाख रुपए में हर शहरी को दूं। और ना सिर्फ उन्हें मैं ये 75 ड्रैक्मस दूं, बल्कि हर शहरी को उसकी अपनी जमीन दूं। बस ये बातें बताते बताते वो सीजर की लाश को ऐसे उठाता है और हर जख्म की तरफ इशारा करके बताता है कि ये जख्म कैसियस ने दिया, ये जख्म ब्रूटस ने दिया है, ये जख्म डिसियस ने दिया है, ये इसने। ये स्पीच सुनने के बाद अवाम में एक रियोट फसाद बर्पा हो जाता है, लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं और फिर एक बार फिर सिविल वॉर का आगाज होता है। यहाँ पर रोम अब 2 हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा ब्रूटस और कैसियस के साथ होता है और उनके साथ जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं। दूसरा हिस्सा मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर, जो कि सीजर का जो है वो हीर है, वारिस है, ठीक है, इसका भतीजा था, जो कि इसने गोद ले रखा था, ठीक है, एडॉप्टेड सन था। तो तमाम अवाम इनके मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर के साथ थी, बाकी कॉन्स्पिरेटर्स ब्रूटस और कैसियस के साथ थे। वो 2 हिस्सों में बट जाता है। तो जंग शुरू होने से पहले ही कैसियस शिकस्त के खौफ से खुदकुशी कर लेता है और ये पता लगता है ब्रूटस को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचता है, तो उसका दिल टूट जाता है और वो कहता है कि हमने रोम को बचाने के लिए ही रोम को तबाह कर दिया, और फिर वो भी अपनी तलवार पर गिरकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। बाकी कॉन्स्पिरेटर्स जितने होते हैं उन्हें चुन चुन कर अवाम मार देती है, कत्ल कर देती है। फिर ये जो जंग होती है ये थम जाती है, रुक जाती है। तो मार्क एंटोनी ब्रूटस की लाश पर खड़े होकर कहता है कि ये इन तमाम कॉन्स्पिरेटर्स में सबसे नोबल मैन था, क्योंकि इसने सीजर का कत्ल जेलसी या ग्रेड में आकर नहीं किया, बल्कि इसने रोम को बचाने के लिए ही ये सब किया है। तो ये बंदा इन तमाम कॉन्स्पिरेटर्स में सबसे नोबल मैन है। तो जितने भी सिपाही खड़े हुए होते हैं वो मार्क एंटोनी को ऐसे देखते हैं हैरत ज़दा आंखों से। तो मार्क एंटोनी कहता है, जी हाँ, ब्रूटस एक ऐसा आदमी था जिसको रोम बहुत ज़्यादा अजीज था, वो सीजर से बेहद मोहब्बत करता था, वो सीजर की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को नोच लेता, लेकिन उसको भड़काया गया, उसके माइंड को मैनिपुलेट किया गया, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो कर क्या रहा है। तो ये वजह है जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तमाम कॉन्स्पिरेटर्स में नोबल मैन था। तो ब्रूटस की मौत पर शेक्सपियर यही कहता है कि कभी कभी इंसान अच्छी नीयत के साथ भी तबाही पैदा कर देता है। समटाइम्स इवन विद द राइट इंटेंशंस अ पर्सन एंड्स अप विद डिस्ट्रक्शन। अब कैसियस मर चुका, ब्रूटस मर चुका, तमाम कॉन्स्पिरेटर्स मारे जा चुके, तो रोम फिर एक दफा यतीम हो गया। यहाँ कोई हुकूमत ही नहीं, कोई तवाजुन ही नहीं। तो लोगों ने उस वक्त, जब तक ऑक्टेवियस सीजर 18 साल का नहीं हुआ था, तब तक मार्क एंटोनी को जमहूरियत के तौर पर सेनेटर बना दिया। उन्होंने अपना नायब उसको मुंतखब किया, तो मार्क एंटोनी ने हुकूमत चलाई। फिर एक नया नाम उभरा, ऑक्टेवियस सीजर। ये बंदा बहुत ही यंग था, लेकिन इंटेलिजेंट और पॉलिटिकली स्मार्ट। एंटोनी खुद भी समझ गया था कि रोम में जमहूरियत नहीं चल सकती, यहाँ पर डिक्टेटरशिप ही चल सकती है। यहाँ कोई एक ऐसा एम्पायर होना चाहिए जो कि इसकी बाग तोड़ को सही से संभाल सके। और दूसरी तरफ अवाम भी जंगों से थक चुकी थी, तो रोम की बाग दौड़ ऑक्टेवियस के हाथ आ गई और वो रोम का रूलर बन गया। और बाद में दुनिया ने ऑक्टेवियस सीजर को
अगस्टस सीजर के नाम से जाना, और इसी दौर से रोमन एम्पायर का आगाज़ हुआ। तो ये जो जंग हुई, इस जंग में एक अजीब बात ये थी कि जिन लोगों ने सीजर को इस खौफ से कत्ल किया था कि कहीं रोम में डिक्टेटरशिप ना आ जाए, इन्हीं लोगों के कत्ल ने आखिरकार रोम को एक एम्पायर के हाथ में दे दिया। और यही शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी कि ताकत की जंग में अक्सर जीतने वाले ही हार जाते हैं। और आखिर में यही कहूँगा, खंजर तो सिर्फ जिस्म को ज़ख्मी करते हैं, खंजर तो सिर्फ जिस्म को ज़ख्मी करते हैं, असल कत्ल तो भरोसे का होता है।